नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का घोषणा पर उन राज्यों के क्षत्रपों की क्या स्थिति है और भाजपा, कांग्रेस या और राजनीतिक दल की क्या स्थिति है। शुरुआत करते हैं सबसे बॉर्डर की स्टेट राजस्थान, हमारे पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ स्टेट है और वहाँ के मुख्यमंत्री भी वर्तमान मुख्यमंत्रियों में सबसे आयु में बड़े हैं, पुराने नेता हैं। तो चर्चा उन्हीं से शुरू करते हैं। मित्रों, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, कौन बढ़त बनाएगा, यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जनता जनार्दन के विवेक पर मैं प्रश्न उठा ही नहीं सकता, ना ही उनके मनसे को पढ़ने की दावा कर सकता हूं। जो जनता अरविंद केजरीवाल जैसों को 3-3 टर्म मुख्यमंत्री बना सकती है, लालू प्रसाद के आकंठ बेईमानी की मामला को खुल जाने के बाद भी उनके लड़के को उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकती है, बिना कोई काम किए नीतीश कुमार पर भरोसा जता सकती है, देश में इस्लामिक राष्ट्र की करीब करीब घोषणा कर चुकी ममता बनर्जी को लगातार 3 बार चुनाव के माध्यम से सत्ता दे सकती है, सत्य सनातन का विरोध करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सरकार में बना सकती है, उस जनता के विवेक पर और उस जनता के निर्णय पर मैं क्या कहूं, इसलिए उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वैसे भी जो भविष्य की बात है वो भविष्य वक्ता तो मैं ना तो ब्रह्मा जी हूं ना ही उनका भाई हूं। मैं श्री पंचायत के मंगरुआ जी, जिनको हम सब संतोष कुमार सिंह के नाम से जानते हैं, आप मंगरुआ वाच के नाम से देखते होंगे। आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और हमारे तो भाई हैं, भोजपुरिया भाषी हैं, और आपका बड़ा ही शानदार वक्तव्य और स्टेटमेंट आता है। हालांकि मंगरुआ का ठिया नाम से ये चलाते हैं, लेकिन इनका नाम मंगरुआ नहीं है, ये जान लिया जाए। अब ये अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो मैं नहीं बताना चाहता, मैं इनका नाम जानता हूँ। बड़े भाई को नमस्कार। तो मित्रों, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ और मैं ये नहीं बता सकता कि चुनाव में किसको क्या मिलने वाला है। मैं चर्चा कर रहा हूँ अशोक गहलोत के कांग्रेस में स्थिति की, क्योंकि अशोक गहलोत तो कांग्रेस के टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे, हाथ का पंजा का ही निशान लेकर के जाएंगे और इसी निशान पर वोट मांगेंगे। तो हाथ की पंजा इनको कितनी मजबूती से पकड़े हुए या ये पंजा को कितने मजबूती से पकड़े हुए और पंजा का इस पर कितना दृष्टि है, क्या वह पंजा इनको खूनी पंजा लग रहा है या इन्होंने पंजे को खूनी और दागदार पंजा बना दिया है, इस पर कुछ बात कर सकते हैं। और ये हो चुका है, इसलिए इसमें कोई आकलन उकलन नहीं है, ये स्पष्ट है। इसमें मैं कुछ नया नहीं कहने जा रहा हूं, सिर्फ आपको याद करा दे रहा हूं। अशोक गहलोत के साथ एक इंतफाक हमेशा से जुड़ा है। राजस्थान में 2-3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह एक इंतफाक की बात है कि कभी भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री अनाउंस करके राजस्थान में कांग्रेस नहीं गई। एक बार जोशी जी एक वोट से हार गए, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई हारा हुआ विधायक को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो नहीं बने। हालांकि बाद में केंद्र में आकर के मंत्री बने, संसद के चुनाव में जीत गए। जगदम्बिका पाल के साथ भी यही हुआ, विधायक हार गए थे, संसद जीत गए। उसी तरह से जोशी साहब विधायक हार गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से निकल गई। अशोक गहलोत को के भाग से, जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटा, अशोक गहलोत साहब को कुर्सी मिली। दूसरा टर्म में उनको सचिन पायलट को पूरी जिम्मेवारी दी गई। सचिन पायलट पूरे राजस्थान घूम घूम करके अपने लिए समर्थन हासिल किए, कांग्रेस के लिए बहुमत प्राप्त किए, और जब सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने उन पर भरोसा किया और उनको सरकार बनाने भर की सीट दी, तो आदरणीय सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को बुलाया और बोला कि देखो सचिन, तुमने बड़ा मेहनत किया है और तुम्हारे मेहनत का परिणाम है कि आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम तुमको नहीं बैठा सकते। कारण है तुम्हारा उम्र सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की उम्र के आसपास होना, और तुम्हारी
इस सबसे बड़ी कमी को पाटा नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। यही गलती तुम्हारे पिताजी में भी थी। तुम्हारे पिताजी भी हमको कुर्सी का खतरा दिखाए, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ गए। आज उनकी स्थिति आपको पता है। तो इसलिए पुत्र, तुम मंत्री बनो, अध्यक्ष बनो, सब कुछ करो, सिर्फ राजनीति ना करो, क्योंकि तुम्हारा उम्र राहुल और प्रियंका की उम्र के आसपास है। सचिन पायलट मन मसोस के रह गए, हाथ मल के रह गए। सोनिया गांधी ने अपने वफादार अशोक गहलोत को वापस कुर्सी दे दी। हालांकि सचिन पायलट ने कई बार यह प्रयास किया कि अपने जहाज को भाजपा के रनवे पर उतार दूं, लेकिन जब जब उन्होंने रनवे पर लैंडिंग की परमिशन मानी, एटीसी के पार पार क्लियरेंस देने के बाद भी महारानी ने रनवे को खोदने की धमकी दे दी। बोली ये रनवे अगर सचिन पायलट की जहाज उतर जाएगी तो फिर किसी और की जहाज उतर नहीं पाएगी, मैं इसकी स्थिति इतनी बुरी और बदतर कर दूंगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि भाई एक जहाज उतारने के लिए बाकी के जहाजों को हम खतरे में नहीं डाल सकते और महारानी की खौफ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो सचिन पायलट के जहाज को अपने रनवे पर उतरने का परमिशन नहीं दिया। सचिन पायलट हवा में मरड़ाते रहे और आज भी हवा में ही मरड़ा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने जो झटका दिया था अध्यक्ष पद के चुनाव में, जो स्थिति उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव में लगाया था, उसको ध्यान में रखते हुए एक बात बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भरोसा उन्होंने खो दिया है। और एक बात हम सब लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि सोनिया गांधी बेशक भारतीय बहू की परिधान में हो, रहन सहन में हो, अपने आप को भारतीय बहू घोषित कर चुकी हो, हिंदी बढ़िया बोलती हो। कुछ लोगों को उनके हिंदी बोलने और हिंदी के टोन पर व्यंग सूझ रहा होगा, हंसी मजाक सूझ रहा होगा, लेकिन कांग्रेस के लोकसभा में नेता सदन उनके हिंदी को देख करके तो आपको सोनिया गांधी के हिंदी पर किसी तरह का विवाद खड़ा करने का अधिकार ही नहीं है, हिम्मत नहीं होनी चाहिए। वो तो भारत के बेटा है, उनका तो जीन डीएनए सब भारतीय है, फिर सोनिया जी पर आप कैसे उंगली उठा सकते हैं। खैर, आज सोनिया गांधी की हिंदी पर चर्चा नहीं है, लेकिन एक है कि सोनिया गांधी का सब कुछ बेशक भारतीय हो, लेकिन कहा जाता है कि विज्ञान में डीएनए चेंज नहीं हो सकता, उनका जो जीन है वो नहीं चेंज हो सकता। डीएनए और जीन में बदलाव का कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया का विज्ञान यहाँ आकर के थक जाता है। तो मेरा मतलब है कि सोनिया गांधी का डीएनए तो अंग्रेजों वाला है, इटली का है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। सोनिया गांधी इटालियन माता पिता की संतान है और उनका जीन डीएनए इटालियन है, पश्चिमी मुल्क वाला, अंग्रेजों वाला, गोरी चमड़ी। और गोरी चमड़ी के लिए कहा जाता है कि वो सब कुछ भूलते हैं, बट कोई बात न भूलने वाली हो तो उसको नहीं भूलते हैं, और किसी को ठिकाना लगाना होता है 100, 200, 500 साल पहले से ही निर्णय ले चुके होते हैं। भारत को नेस्तनाबूद करना था तो 1857 में हार के बाद तुरंत ही उन्होंने मैकाले नाम के जंतु को भेजा और कहा कि भारत की भ्रमण करो और कैसे इसको नेस्तनाबूद करना है इसका खाका तैयार करके दो। आज चर्चा उस पर नहीं है, नहीं तो उस पर बृहद बात बताता कि फिर आगे क्या हुआ। लेकिन सोनिया गांधी वही अंग्रेज की जीन है, उनके डीएनए में अंग्रेजियत है और अंग्रेज है, भूलने की क्षमता उनमें भी नहीं है। अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद में दिए गए झटके को वो भूली नहीं होंगी, यह मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। अंग्रेजी जीन और डीएनए की जो थोड़ी बहुत मेरे पास अध्ययन है, उस अध्ययन के भरोसे कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत पर अब भरोसा गांधी परिवार नहीं करेगा और नहीं कर रहा है। मतलब अशोक गहलोत कटी पतंग की तरह से हैं, जो जमीन पर डोर थामे हुआ था उसने डोर छोड़ दिया है और अब हवा के बरड़े की तरह से वो इधर उधर घूम रहे हैं। राजस्थान में तो उसी तरह से परिस्थिति हो कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। वो तब होती है जब नेता अपने नेतृत्व पर भरोसा करता है और नेतृत्व उस पर भरोसा करता है और उसके हाथ में पूरी खुली लगाम देता है।
तब जब रिपीट नहीं होता है, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना है, तो वो अभी कटी पतंग कहाँ जाके गिरेगी और अपने को कितना हवा से रोक पाएगी, यह कैसे कहा जा सकता है। इस स्थिति में अशोक गहलोत की राजनीतिक स्थिति कांग्रेस में डमाडोल नहीं खत्म है, यह बात लग रहा है। अशोक गहलोत के आयु को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि अशोक गहलोत की पुनर्वापसी हो सकती है राजनीति में। मान लीजिए ये सरकार कांग्रेस बना भी लेती है तो मुझे नहीं लग रहा कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने देंगी। सचिन पायलट का तो नंबर ही नहीं लगने देंगे। तो कौन बनेगा यह भविष्य बताएगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ब्रह्मा जी का भाई नहीं हूं, तो इस पर चर्चा मैं नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने की राह में कितने रोड़े हैं और कितने बड़े बड़े रोड़े हैं, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अशोक गहलोत की आयु स्थिति और सोनिया गांधी का उन पर टूटता भरोसे को देख करके एक बात तो लग रहा है कि अशोक गहलोत के लिए खतरा बहुत बड़ा है और उससे संभल पाने की स्थिति में अशोक गहलोत नहीं है। लेकिन हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि ना खेलम ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। मतलब ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल ही का सत्यानाश कर दूंगा। यह तो हो सकता है और अशोक गहलोत ये तो कर सकते हैं। अशोक गहलोत यह जरूर कर सकते हैं कि उनको ये देखना पड़ेगा कि सचिन पायलट जब कांग्रेस में थे तब महारानी के इल्जाम के नाम पर अशोक गहलोत के नाक में दम किए रहते थे। यह पहला आदमी था जो अपने ही सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठा था कि जो हमने घोटाला का इल्जाम लगाया था पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री पर, उसका जांच किया जाए। और अशोक गहलोत चुपचाप टाल ले जा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि हम अगर मैडम सिंधिया की जांच करा देंगे तो मैडम सिंधिया हमारी जांच करा देंगे। और ये राजनीति में करारनामा होता है बिना लिखित अलिखित, और ये सबसे मजबूत करारनामा होता है कि तू मेरे मामले पर चुप रह, मैं तेरे मामले पर चुप रहूं। विरोध हम सब लोग करते रहेंगे और खुला राजनीति का चैलेंज फेंकते रहेंगे, लेकिन जब फाइल पर साइन करना होगा और जांच करना होगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि तू मेरी ढकियो मैं तेरा ढकूं। अशोक गहलोत इसी से मजबूर थे और सचिन पायलट इस बात को भली बात समझते थे, क्योंकि वो भी तो राजनीतिक शख्सियत है। तो राजनीति की दांव पेच की साधारण बात तो वो समझ ही पा रहे होंगे। तो अशोक गहलोत को एक बात का आशंका तो जरूर होगा कि जब मैं सशक्त था, मुख्यमंत्री था, बेलगाम घोड़ों को लगाम कसने की क्षमता रखता था, तब यह धरने पर बैठ गया था। जब मैं राजनीति से विदा हो पाऊंगा तो क्या क्या कर देगा। इसलिए इससे बढ़िया है कि इसकी खेल को खत्म करके ही माना जाए। और यह चाल अशोक गहलोत जरूर चलेंगे, और यह चलेंगे तो कांग्रेस कितनी पुनर्वापसी कर पाएगी यह भविष्य बताएगा, यह आप बताएंगे, क्योंकि आप समझदार आदमी हैं और अब तक आप इस पूरी परिस्थिति में अशोक गहलोत और राजस्थान की स्थिति को समझ चुके होंगे। अब आते हैं विपक्ष में जो है, जिनकी दावेदारी है कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए या उन्हीं के साथ लड़ाई है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की बागडोर को बहुत दिनों से मैडम सिंधिया की जिम्मे है, महारानी जिनको कहते हैं। मतलब जब मैं महारानी कहूँ तो आप ये समझिएगा वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहा हूँ, जो माधुरी सिंधिया की बहन थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुआ है और विजय राजे सिंधिया की बेटी है। ग्वालियर राजघराने की बेटी और राजस्थान की बहू मैडम सिंधिया का एक अपना पहचान है, अपना कद है। भारतीय जनता पार्टी में उनसे मजबूत जनाधार वाला नेता कोई नहीं है, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि उनमें ऐठ बहुत है, महारानी वाली घमंड आज भी है। वो आज भी यही चाहती हैं कि सारे लोग प्रजा है और मैं राजा हूँ। यह सोच उनमें जरूर रहता है, उनमें एक मतलब एरोगेंस जरूर कूट कूट कर भरा रहता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वह किसी को अपने आगे समझता ही नहीं। ये आडवाणी जी का भाजपा नहीं है, अटल जी का भाजपा नहीं है, राजस्थान सिंह और वेंकैया नायडू वाला भाजपा नहीं है, यह मोदी शाह वाला भाजपा है जो किसी को कुछ नहीं समझता। तो मैडम सिंधिया किस खेत की मूली है। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचार और वहां के क्रियाक्रम से, क्रियाकलाप से एक चीज साफ झलका कि नरेंद्र मोदी के मंचों पर मैडम सिंधिया को वो भाव नहीं दिया गया, वो हैसियत नहीं दी गई। मतलब मैडम सिंधिया को यह इशारा दे दिया गया है कि अब की बार का चुनाव आपके नेतृत्व में हम नहीं लड़ेंगे,
अब की बार कमल का फूल लड़ेगा और कमल का फूल के नेतृत्व करने वाला आला कमान डिसाइड करेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने। यह राजस्थान में क्या गुल खिलाएगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटरों और खास तौर से मैडम सिंधिया के सपोर्टरों को यह पता चल जाएगा कि मैडम को दरकिरार किया जा रहा है तो वो अपना वोट किसको देंगे ये कहा नहीं जा सकता। और राजनीति में कहा जाता है कि चुनावी अदावत निकालने के लिए, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई बार आदमी सेल्फ गोल और बैक गोल कर देता है, और यह राजनीति में कई बार हुआ है। तो मैडम सिंधिया को इग्नोर करना और उनको कमतर दिखाने का प्रयास करना कहीं सेल्फ गोल के तरफ नहीं न लेके जा रहा है, तो यह बात भी विचार करने वाला है। यह राजस्थान में दिख रहा है कि मैडम सिंधिया को बहुत ज़्यादा नहीं दी जा रही है मौका। उसके ऊपर एक और परेशानी है कि नरेंद्र मोदी केंद्र में करीब 5 साल से उनके सहयोगी रहे कई मंत्रियों को वहां पर उतार दिया है। कई सांसद जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुडबुक में उन लोगों को विधायक का चुनाव लड़वाया गया, या किस लिए लड़वाया गया ये मैं जिस दिन टिकट मिला था उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह टिकट उन लोगों को दे करके क्या बताना चाहते हैं, किस पर दबाव बनाना चाहते हैं। यह बात तो मोदी जाने, क्योंकि टिकट उन्होंने दिया था, या राजस्थान की जनता जाने कि उनको किन पर भरोसा करना है। चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश पड़ता है और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। इनकी स्थिति पर चर्चा कर लें। मित्रों, शिवराज सिंह चौहान निर्विवाद रूप से भाजपा के मध्य प्रदेश में एक छत्र नेता है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। जनता का उन पर भरोसा और जनता में उनकी पैठ को कम करके आंका नहीं जा सकता। लेकिन अभी वाला नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि फेयरवेल देने की घोषणा कर चुका है, या इशारा कर चुका है, या अंदर खाने बात हो चुकी है। तभी शिवराज सिंह चौहान अपने सारे मंचों पर जाकर के यह कह रहे हैं कि मुझ जैसा मामा आपको मिलेगा नहीं, मुझ जैसा भाई आपको मिलेगा नहीं, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। यह बात ये अपने आप में स्टेटमेंट ही बताता है कि शिवराज चौहान को फेयरवेल देने की घोषणा कर दिया गया है। जैसे क्रिकेट में बड़े खिलाड़ियों को कहा जाता है कि यह आपका अंतिम चयन है, आप आराम से खेलने के बाद डिक्लेयर घोषित कर दीजिएगा कि अब मैं युवाओं को मौका देने के लिए खेल से संन्यास ले रहा हूँ, क्रिकेट के सारे विधा से संन्यास ले रहा हूँ, बैडमिंटन के सारे फॉर्मेट से संन्यास ले रहा हूँ, वगैरह वगैरह। नहीं तो कई बार पुराने खिलाड़ियों के टीम पर बोझ बनने से जनता ही कहने लगती है कि यार अब इनको संन्यास ले लेना चाहिए। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ यह हो रहा है, या उनको मध्य प्रदेश की जनता के सामने यह प्रचारित किया जा रहा है कि भाई यह चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का कोई बहुत ज्यादा योग उपयोग और उपयोगिता नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नरेंद्र मोदी रथ यात्रा निकाले थे, जिससे वो रोड शो किए थे, उस वाहन पर सिर्फ मोदी का फोटो था और कोई नहीं। प्रोटोकॉल ये है कि प्रधानमंत्री स्टेट के विजिट पर जाता है तो विपक्ष का भी मुख्यमंत्री साथ होता है। शिवराज चौहान तो उनके अपने पार्टी के थे, लेकिन वो सिर्फ कोरम के लिए खड़े थे। लाइमलाइट नरेंद्र मोदी को ही था। वैसे भी अगर कैमरा जीवी नरेंद्र मोदी वो दूसरे पर फोकस होने नहीं देते हैं, सारा फोकस अपने पर ले लेते हैं। लेकिन यह आपने उस वाहन पर सिर्फ अपना एकला फोटो लगा करके रोड शो करके नरेंद्र मोदी क्या बताना चाहते हैं ये तो वही जाने। शिवराज सिंह चौहान पर भी भाजपा नेतृत्व आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि उनको खुली छूट नहीं दे रहा है। वह इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र से अपने बहुत सारे नजदीकी मंत्रियों को राजस्थान की तरह से मध्य प्रदेश में भी भेजा है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा नाम है, जो नरेंद्र मोदी के बड़ा विश्वास पात्र है। और किसान आंदोलन में रोज रोज आप इनकी बयान सुनते होंगे, जो आते कहते थे कि किसानों से पहली दौड़ की बात हो चुकी है, बड़ा सकारात्मक हुआ है, जल्दी निर्णय निकलेगा। फिर यही बात वो रिपीट रोज करते थे, टीवी पर तो खूब आते थे और सब लोग नरसिंह तोमर को जान गए हैं। आप ग्वालियर से चुनाव जीत करके आते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ा शहर ग्वालियर है, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का एक अपना स्थान है, माधवराव सिंधिया का किला भी वही है। तो तोमर साहब वहां से चुनाव जीत के आते हैं, उनको भेजा गया, और भी सारे एमपी और मंत्रियों को भेजा गया है। क्या यह सब लोग वहां पर सिर्फ एक विधायक बनने के लिए गए हैं, या शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बनाने के लिए गए हैं, या तो मोदी जाने।
लेकिन यह मैं जरूर समझ सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को खुली छूट नहीं दी गई है और भाजपा नेतृत्व मध्य प्रदेश के लोगों को यह बताने में सफल हो गया है कि अगली बार का चुनाव कमल लड़ेगा, चाचा और मामा नहीं। आते हैं छत्तीसगढ़ पर। मित्रों, छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके काम के तरीके का मैं कायल हूं, उनके काम का मैं प्रशंसक रहा हूं और उनका काम औरों से बेहतर है। कम से कम कांग्रेस के बाकी मुख्यमंत्री जो कमलनाथ वगैरह थे उससे तो बड़ा बढ़िया उनका काम है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में शासन में आए थे लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं सके और माधवराव सिंधिया के बगावत से भाजपा को मौका मिला और पलट करके भाजपा चुनाव के बगैर ही शासन में आ गई। लेकिन भूपेश बघेल के साथ ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल के एडमिनिस्ट्रेशन की लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं भी उनका बहुत ज्यादा कोई आलोचक नहीं हूं और बहुत ज्यादा घोटाला उनका सुना नहीं। लेकिन एक बात भूपेश बघेल पर भी लागू होती है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो देव साहब और उनके बीच राजनीतिक करारनामा हुआ था कि भाई 2.5 साल आप और 2.5 साल मैं। लेकिन राजनीति में जैसा कि साहिब सिंह वर्मा ने मदनलाल खुराना साहब के साथ किया, उमा भारती के साथ, मैं नाम भूल गया, वो गृह मंत्री थे, उन्होंने किया, या और भी जो लोग राजनीति में कुर्सी हासिल कर लेने के बाद छोड़ते नहीं हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुर्सी में ही कोई कमी है, इस पर बैठने के बाद आदमी बिगड़ जाता है। जब केजरीवाल को खुद वो कुर्सी मिली तो वो इतना ज़्यादा बिगड़ा कि जो लोग भी कुर्सी की तरफ देख रहे थे या देखने की सलाहियत रखते थे, क्षमता रखते थे, उन सबको एक एक करके निपटवा दिया। पहले सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाया, फिर मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम फिट किया, अभी हाल ही में संजय सिंह को भेजा है। ये लोग तो जेल यात्रा पर गए हैं, बाकी के लोगों को सीधा बाहर कर दिया, चाहे वो जोगिंदर यादव हो, प्रोफेसर आनंद हो, या वो मशहूर वकील शांति भूषण प्रसाद भूषण हो, या कवि हृदय सम्राट कुमार विश्वास हो। लोकप्रियता में कुमार विश्वास केजरीवाल से कमतर नहीं थे। यह सब लोग उनके सीट के लिए खतरा होते थे। केजरीवाल ने सब लोगों को पिछवाड़े पे, ये मैं नहीं करो, केजरीवाल ने कहा है, मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, मरवा दिया और वो सब के सब ठिकाने लग गए। तो कुर्सी इतनी बुरी है, हम ये कैसे उम्मीद करें कि इतनी बुरी कुर्सी जिस पर बैठने के बाद आदमी अपनों के साथ दगा कर जाता है, अपनों को ठिकाने लगाने के लिए साजिशें रचता है और किसी को जेल और किसी को बेल करवाता है, उस पर भूपेश में बगने के बाद आराम से छोड़ देंगे। एज यूजुअल भूपेश बघेल ने भी यही किया, देव साहब को तरसा दिया, कुर्सी नहीं दिया। देव साहब रोज दिल्ली आते थे, राहुल जी से मिलते थे, राहुल जी आश्वासन देकर के छोड़ देते थे, जबकि देव साहब के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उम्र के आसपास होने का खतरा भी नहीं था। मतलब उनके मुख्यमंत्री बन जाने से गांधी परिवार का कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी भूपेश बघेल के अड़ियल रवैये से देव साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं बन पाई। अंत में थक हाक करके चुनाव के 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बघेल साहब को मजबूर होना पड़ा और देव साहब को मंत्रिमंडल में रखना पड़ा। उससे देव साहब को अभी जब तक ये पता होता कि मंत्रिमंडल में कौन कौन सी फाइलें पड़ी है, आचार संहिता से लग गया है, देव साहब हाथ पर हाथ धरे बैठ गए। तो क्या देव साहब भूपेश बघेल को खुली छूट देंगे अगले बार के लिए? और क्या भूपेश बघेल को यह बात का भरोसा नहीं होगा कि अगर अब की बार कांग्रेस से सरकार आती है और जो मैंने खेल किया है मुख्यमंत्री के सीट पर बैठने के बाद, गांधी परिवार इस बात का गवाह है, तो अगले बार वो कहेंगे कि नहीं, हम पहले टर्म में बघेल को नहीं दे करके देव साहब को देंगे। तो क्या देव साहब यह होने देंगे? क्योंकि सेल्फ गोल वाली पद्धति तो यहाँ पर भी है। यह देखने वाली बात है। अब रहा पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार कई टर्म तक मुख्यमंत्री है, रमन सिंह जी। रमन सिंह जी का राजनीति में कोई बहुत सक्रियता दिखती नहीं है। वो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में वो जो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, कुछ काला पीला झंडा गाड़ने की बवाल हुई थी, रमन सिंह उसी को देखे थे, क्योंकि भाजपा का वो कार्यक्रम ही है जहाँ हिंदू विरोध का बात होगा वो हिंदू के साथ खड़ा हो जाएगा और हिंदू हितों के टकराव को फाइट करते हुए दिखाने का प्रयास करेगा। रमन सिंह जी यही किए।
लेकिन रमन सिंह का कोई और बहुत ज़्यादा दिल्ली में नाम सुने नहीं है कि वो कोई रोज सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे ट्वीट करने और बयान देने के अलावा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उनके इतने ही काम को कितना अहमियत देती है और भूपेश बघेल के 5 साल के काम को किस स्तर तक आते हैं ये भविष्य जानेगा। उस पर और क्या बोला जाए। आते हैं तेलंगाना पर। मित्रों, तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पर इस्लामिक तुष्टीकरण को हद से ज़्यादा किया जाता है। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हुई है और ना ही वहाँ पर कोई विकास हुआ है। के चंद्रशेखर राव ने बड़ी ऊंची ऊंची बोल करके वहाँ सरकार बनाए थे, लेकिन अंत में ओवैसी ब्रदर्स के जाल में फंसे और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए फंड देने लगे। हिंदू मंदिरों को कब्जे में ले करके वहाँ के पैसों से मदरसे और क्या क्या खोलने लगे। इस बात का विरोध पूरे देश भर में हुआ, लेकिन दक्षिण का मामला उत्तर में बहुत ज़्यादा प्रमुखता से प्रसारित नहीं होता है, इसलिए और लोगों को नहीं पता है। इस बीच के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी के साथ और उनके पाले में आने का भरपूर प्रयास किया। मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा भी कि वो हमारे साथ आए थे इंडिया में मिलने के लिए, लेकिन हमने उनको मिलने नहीं दिया। उसके बितकने के बाद के चंद्रशेखर खुद ही एनडीए को के से बड़ा टक्कर देने के लिए, और जो यूपीए गठबंधन है उस वक्त इंडी गठबंधन नहीं थी, यूपीए थी, यूपीए का नेता बनने के लिए भरपूर प्रयास किया और पूरे देश भर में मोदी विरोध का झंडा उठाए। हुआ उनसे कुछ नहीं, लेकिन अभी मोदी विरोध के सबसे बड़े झंडा लहरदार में के चंद्रशेखर राव अपने आप को पहला स्थान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इंडी गठबंधन उनको पहला स्थान देती है कि नहीं देती हम नहीं कह सकते, लेकिन 2-3 चीजें इस चुनाव में अहम है। सभी के सभी लोग अपने अपने मुद्दे को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान है कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण को देखते हुए हम मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। हालांकि जनगणना शब्द गलत होगा क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती, यह केंद्र का मामला है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए लोग गैर कानूनी बात और गैर संवैधानिक बात भी बोल सकते हैं। यह भारत में ही संभव है कि लोग उनसे नहीं पूछ सकता कि जो चीज़ आपके अधिकार में है वो आप कैसे करेंगे। यह पूछने का तो हमारे यहाँ प्रोविजन ही नहीं है, यह परंपरा ही नहीं है, तो नेता लोग भी जनगणना इसीलिए करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस जनगणना का आधार क्या होगा और जनगणना हो जाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। बिहार में सर्वेक्षण आ गया, यह पता चल गया कि 14% यादव आबादी है, लेकिन क्या फर्क पड़ा। 29% मंत्रिमंडल पर काबिज है, उसमें से किसी ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए त्याग पत्र नहीं दिया कि भाई बाकी जाति के लोगों को सरकार में समाहित करने के लिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि अब जातीय सर्वेक्षण आ गई है और यह पता चल चुका है कि हम सिर्फ 14% ही हैं। उसको देखते हुए नीतीश कुमार को भी शर्म नहीं आई, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था कि भाई जातीय सर्वेक्षण आ गया है और कोयरी कुर्मी जाति का तो प्रधान, गांव का प्रधान बनने भर की भी संख्या नहीं, हम तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हमको क्षमा करिएगा, हम रिजाइन कर रहे हैं। तो जब बिहार में यह नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश में इस नाम पर कोई मतदान करेगा, यह कैसे संभव है। वो पूछेगा ना कि भाई बिहार में आप सरकार में साझेदार हैं, तो आपके मंत्री ने यह मांग क्यों नहीं किया कि भाई जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी की चर्चा हो और इसका शुभारंभ बिहार से ही हो, और नहीं तो हम सरकार से त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि आप जातीय जनगणना करवा लेने के बाद भी, मतलब जातीय सर्वेक्षण कराने के बाद भी जातियों के हकों को नहीं दे रहे हैं। यह बात पर क्यों नहीं कांग्रेस वहां पर बगावत कर रही है और विरोध या एक स्टेटमेंट नहीं दे रही है। अगर ऐसा नहीं दे रहा तो मध्य प्रदेश की जनता कहेगी ना कि जहाँ जनगणना हो चुका वहां पर तो हक नहीं दिलवा रहे हो, यहाँ तो आप जनगणना करा के हक दिलवाएंगे, इस पर कैसे भरोसा करें। यह सब चीजों पर बहुत लंबी और व्यापक चर्चा हो सकती थी, लेकिन 3 बात कह करके वीडियो को बंद करूंगा। पहला कि अब की बार का चुनाव मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, या एक नया मुद्दा पर हो रहा है कि जो पुराने छत्रप थे केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा नहीं किया है और बिना भरोसे का वो सारे क्षेत्र मैदान में है। चाहे वो कांग्रेस का अशोक गहलोत हो जिनका सोनिया गांधी भरोसा नहीं कर रही है, या मैडम सिंधिया हो जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत भाव नहीं दिया है, शिवराज सिंह चौहान हो,
जिन पर केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं है, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हो जिनका आपस में ही बहुत राय नहीं है। इस स्थिति में चुनाव पर ये लोग कैसे तन मन और समर्पण से लग पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। और लगने के बाद जनता इनके साथ किस रूप में जुड़ती है, यह परिणाम बताएगा और विश्लेषण उस पर भी होगा। तब तक आप साथ जोड़ के प्रार्थना है कि चुनाव में नेतागण अपने अपने फायदे के लिए आपको बहकाएंगे, उकसाएंगे, आपको लड़वाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चुनाव के जिस दिन काउंटिंग होती है, ये सारे नेता एक ही थाली में भोजन करते हैं और हाय ठठाकी मार करके हंसते हैं। वो असल में आप पर हंसते हैं कि ये जनता कितनी बेवकूफ़ है कि हम लोगों को अलग अलग मान करके मतदान कर रही है और आपस में लड़ रही है। इसलिए चुनाव में मतांतर हो यह तो संभव है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन मन में अंतर नहीं होना चाहिए। आप चुनावी विरोध जरूर करें, ऐसा हो सकता है, लेकिन आदमी से आदमी का विरोध न हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ शांतिपूर्ण मतदान के अपील और शांतिपूर्ण और शांत वातावरण में चुनाव प्रचार की अपील के साथ मैं राकेश परवार आप सबको साथ उपलब्ध करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।